नाजरीन आदाब, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका खैर मकदम है। फेडरेशन ऑफ मसाजिद पुलकेशी नगर बैंगलोर के ज़ेरे एहतमाम HBR लेआउट के बैरीज एसोसिएशन में बरोज़ 1 फरवरी 2025 को एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतावली हजरात मुंतज़िमीन मसाजिद की जिम्मेदारियों के उन्वान पर रिटायर्ड IPS ऑफिसर और चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन जनाब यू निसार अहमद साहब ने एक तफसीली PPT प्रेजेंटेशन पेश किया। माय चैनल बेंगलुरु इस प्रेजेंटेशन को आप तक पहुंचाना जरूरी समझता है, इसलिए पेश है ये वीडियो। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम मुसलमानों का एजुकेशनल या लिटरेसी लेवल क्या है, इसको डिटेल में समझाया गया है। कौम के नौनिहालों का तालीम याफ्ता होना आज की अशद ज़रूरत क्यों है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। जनाब यू निसार अहमद साहब हमारे सूबे कर्नाटक की एक मोहतरम शख्सियत हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में जब थे तो उन्होंने डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस के ज़माने से ही खिदमत के काम ऐसे अंजाम दिए कि लोग उनको आज भी तो खिदमत के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आपने हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ़ कराने का जो बेड़ा उठाया और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, लोग आज भी उनके उस कामों से महसूस हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मुस्तकिल पूरी ज़िंदगी आपने इस काम के लिए लगा दी है और मुस्तकिल सफ़र पर सफ़र करते रहते हैं। अल्लाह ने आपको इस वक्त पर एक बड़ा ओहदा दिया है। ओहदा तो पहले से भी बगैर ओहदे के भी आप काम करते थे, चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन बने, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद मुस्तकिल काम पर काम करते रहते थे। अल्लाह ताला आपके की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपका साया तादीर कायम फरमाए, उम्मत को ऐसे और अफराद हम सबको मैसर फरमाए। मैं बगैर किसी ताख़ीर के आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि बगैर इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, मैं तमीज़ी बातें करने के बजाय मकसद पे आ जाता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो वैसे हमारे पास इस वक्त इस मुल्क में खुसूसन मुसलमानों की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से इश्यूज हैं, जिसके बारे में हमको फिक्र भी करने की ज़रूरत है और उसके बाद काम भी करने की ज़रूरत है। मैं उन तमाम बातों का जिक्र करने के बजाय इस वक्त मौजूदा हालात में चंद बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हमें समझने की और करने की ज़रूरत है, ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको मैं आपके सामने इस वक्त बता देना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पे। मुझे जब ये प्रोग्राम के बारे में बताया गया, मैंने सोचा कि एक बहुत ही मुख्तसर है, आधे घंटे का कोई एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूर जाकर उस पर काम हो। फिर बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, थोड़ी सी तफसील के साथ कुछ और बातें के सामने आ जाए तो मुनासिब है, एक अच्छा मजमुआ यहाँ पे काम करने वाला जुड़ेगा। इंशाअल्लाह इनके थ्रू ये काम इस रियासत शहर से लेकर पूरे रियासत में फैलेगा। बहरहाल उसी बात को सामने रखते हुए मैं चंद चीज़ें मुख्तसर तौर पे बहुत फास्ट तौर पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे एक दस्तूर है, ये मुल्क चलता है उसी दस्तूर के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। एक कॉन्स्टिट्यूशन को, इस दस्तूर को मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कोई भी मुल्क चलाने के लिए
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मदीने में मदीना हिजरत करने के बाद जब एक हुकूमत का क़याम उनके मिशन में था, प्रोग्राम में था अल्लाह के नबी के, कि उनको ये हुकूमत का मॉडल भी बनाना है, तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुकूमत का क़याम कैसे किया जाए उसको बताया था। उसको इस वक्त बयान करने नहीं कर रहा हूँ। आपने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसके बाद एक हुकूमत बनाई गई। वो इस वक्त पे मेरा सब्जेक्ट ये है कि और मौके पर बताऊंगा कि हिंदुस्तान में भी एक हुकूमत बनने से पहले, आज़ादी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये दस्तूर जो बना उससे पहले 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ आज़ादी से पहले, जिसमें 380 पर 389 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स चुने गए। इसमें मुसलमान भी थे, हर एक मजहब को, हर एक रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, नुमाइंदे थे, इलेक्टेड बॉडी थी। उन्होंने बैठ के इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बनाने के लिए करीबन 3 साल लगे उन लोगों को, जो 1926 से 25 जनवरी 1950 को मुकम्मल हुआ और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे की तरह इसको बनाया गया, शुरू किया गया। बहरहाल उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो हुकूमत चलती है, मुल्क चलता है, तो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं अवाम के लिए वो यहाँ पे मैंने बताए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेक्स्ट फॉरवर्ड करो इसको। नेक्स्ट कुछ है और मैं इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। हाँ, ये डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, अभी मैं आपको आज के हालात में इस मुल्क के लिए हमें जानते हैं, मुसलमान हिंदुस्तान में गेटोस में रहते हैं। अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है गेटोस, अलग, दूसरों से हम मिल के कभी नहीं रहते। हमारे अपने मोहल्ले, अपनी गलियां, अपनी एरियाज, अपना ताल्लुकात। ये मुल्क में हम लोग सिर्फ 14-15% हैं, 85% गैर मुस्लिम रहते हैं। इस मुल्क में रहने का एक उसूल है कि आपको यहाँ के हम वतनों के साथ मिलजुल कर, जिसे मेन स्ट्रीम कहा जाता है आजकल लफ्ज़, मेन स्ट्रीम में मिलकर रहना है, मेल जोल के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। एक दीन की ज़रूरत भी है, दावत भी वैसी वक्त होगी। मुसलमानों पर दावत सब पर लाजमी है, दीन की दावत देना। दावत देने के लिए हमको एक ज़ुबान भी आनी चाहिए दूसरों की, और उनके साथ हमारे ताल्लुकात भी होनी चाहिए। हमें अपने आप को एक मॉडल भी बना के उनके सामने पेश करना चाहिए। हमारा कोई ताल्लुक बहुत ही मुख्तसर तौर पे है, मगर आम तौर पे मुस्लिम अवाम का ताल्लुक गैर मुस्लिमों के साथ बिल्कुल नहीं है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया जाए? एक आउटरीच प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। एक तहरीक मैंने और हमारे कुछ साथियों ने मिलकर 2018 में शुरू की थी। मसाजिद में दलितों को और गैर मुस्लिम हमारे मोहल्ले में रहने वालों को बुलाकर मस्जिद के अंदर बिठा के उनके साथ बातचीत करके कि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आपको भी इस मुल्क में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम चूंकि दोनों मजलूम हैं, ताकि हम दोनों मिल के काम करेंगे, साथ मिल के काम करेंगे। इस तरह के मसाजिद में हम लोगों ने एक काम शुरू किया। ये लाइट्स आप कर दे थोड़ा सा, यहाँ के सामने के ये लाइट्स, ताकि स्क्रीन दिखाई दे। पीछे के वहां के रहने दो, बस इतने। तो ये आगे चले जाते रहो फास्ट। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मस्जिदों में गैर मुस्लिम दलितों को बुलाकर मस्जिद के अंदर बिठा के उनको खाना खिला के, उनसे बातचीत करके, मीटिंगें करके। कर्नाटका में कई मकामात पर इस तरह की मीटिंगें की गई, वक्ती तौर पे एक इवेंट, 1 इवेंट की तरह। एक बार किया
उसके बाद फिर भूल गए, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। ये तो एक रिकरिंग इवेंट होनी चाहिए हर मस्जिद में, हर 3 महीने 4 महीने के बाद एक इस तरह की कोई मीटिंग होनी चाहिए, दावत होनी चाहिए गैर मुस्लिमों के लिए, उनको बुलाया जाए, खाने में शरीक किया जाए। हमारे पास तो सैकड़ों मौके आते हैं, रमज़ान में इफ्तारी की दावत दी जा सकती है, ईद के बाद ईद मिलन किया जा सकता है, बकरीद में किया जा सकता है, अलग अलग मौक़ों पर मिलाद में किया जा सकता है। उनको बुलाएं, बिठाएं, बताएं, उनके साथ बातचीत का सिलसिला रखें। मोहल्ले के अंदर रहने वाले, शहर के अंदर रहने वाले अलग अलग प्रोग्राम करके लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, भाईचारगी बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतों को शेयर करें। ये बहुत बड़ा काम होगा फास्ट। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक खौफ जिसे हम दलित कहते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग सेक्रेटरी थे डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अब इनके 14 अप्रैल को उनका एक अम्बेडकर डे मनाया जाता है और ये लोग तमाम के तमाम उस पर शरीक होते हैं। अब हमें चाहिए मुसलमानों को अपने अपने इलाके के जो दलित है, गैर मुस्लिम है, उनके साथ उनके 14 अप्रैल को जाकर उनके अम्बेडकर सेलिब्रेशन में जाकर हम लोग भी शरीक हों। ये तहरीक भी हम लोगों ने शुरू की। मैसूर में मुसलमान गए, अशोकपुरम वहाँ के मुकाम है दलितों का, SC/ST कॉलोनी है बहुत बड़ी। मुसलमान वहाँ के शहर के जाकर स्वीट्स फल ले जाकर उनके बच्चों को दिए, तकसीम किए, जाकर उनके साथ मिलकर उन्होंने उनके साथ पार्टिसिपेट किया। बहरहाल आगे चलते चले जाए। ये लाइट ऑफ नहीं हुए और फास्ट चले जाओ उसको। कई मकामात पर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों ने जाके चर्चों में, मंदिरों में, अलग अलग ऑफिसर्स को जाके बातचीत की। अब ये हाल की मीटिंग हुई ट्रेजर टाउन की मस्जिद में। यहाँ पे भी हम लोगों ने दलित ऑफिसर्स को बुलाकर, IAS, IPS और दूसरे ऑफिसर्स को 25-30 ऑफिसर्स को बुला के मस्जिद के अंदर एक प्रोग्राम, मौलाना सज्जाद नमानी साहब आए हुए थे, उनकी मौजूदगी में एक प्रोग्राम किया दलितों के साथ। अब उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि हम भी हमारी मस्जिद में करेंगे, मगर उसके बाद किसी मस्जिद वालों ने इसकी शुरुआत भी उसकी तकलीफ नहीं की, उसको अपने अपने इलाकों में नहीं किया। बस ये वन टाइम इवेंट हो जाता है, एक बार कर दिया, कोई किसी ने तहरीक शुरू की, एक बार हो गया, उसके बाद हम भूल जाते हैं, फिर अपने अपने कामों में, अपने अपने प्रोग्रामों में लग जाते हैं। कौम मिल्लत के लिए जो जरूरी है वो काम हम भूल जाते हैं। आगे चले, ये बहुत बड़ा काम है करने का, आगे चले। नेक्स्ट अभी हमारे पास 2-3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारी तालीम है, इकोनॉमिक है, हेल्थ है, सोशल है, पॉलिटिकल है। मगर तालीम सबसे अहम है। अगर तालीम हमारे अंदर आ जाए तो फिर बाकी तमाम प्रॉब्लम हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुरान की एक छोटी सी आयत है, हम सब जानते हैं कि अल्लाह कौमों की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि हम खुद उसकी कोशिश नहीं करते, और कोशिश करने के लिए हमको नेक्स्ट नॉलेज इज पावर। ये हमेशा कहा जाता है, जिसके पास नॉलेज है, इल्म है, इल्म के माने नॉलेज है, तालीम नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, इल्म के माने नॉलेज, इल्म रखना, तमाम अमूर का नॉलेज रखना, उसे नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज है उसके पास दुनिया की पूरी ताकत है। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कर ले, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पूरी दुनिया की दौलत हो मगर वो कुछ नहीं कर सकता। हमारा मुसलमानों का इस वक्त नॉलेज का क्या कंट्रीब्यूशन है बहुत बार दिखा चुका हो, फिर भी एक बार इसकी झलकें देख लीजिए। नेक्स्ट, दुनिया की आबादी इस वक्त 800 करोड़ है, 8 बिलियन कहते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें 200 करोड़ है, 25%। यानी दुनिया के आबादी में हर 4 में से 1 शख्स मुसलमान है। इतनी बड़ी आबादी, 1/4 यहूदी, सिर्फ 15 मिलियन, इन्हें 0.2% है आबादी का, 1% भी नहीं। हम लोग 25% है मुसलमान दुनिया में। ज्यूस 1% भी नहीं, आधा भी नहीं, पौ भी नहीं, 0.2% है आबादी के हिसाब से।
हम 25%। अब देख लीजिए आप नेक्स्ट, नॉलेज को हम लोग एक बेंचमार्क जानने के लिए कि किसकी नॉलेज क्या है, एक 1905 में एक नोबेल प्राइज शुरू किया गया, मैं उसकी तारीख पे नहीं जाऊंगा। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, लिटरेचर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, पीस में भी एक मेडल प्राइज दिया जाता है करोड़ों रुपए का, जो उस साल सबसे ज्यादा नॉलेज में उस फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। अब तक 975 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। इसमें से ज्यूस को 210 नोबेल प्राइजेस मिले हैं। 975 में से 210 यानी 22%। और कौन से फील्ड में कितने कितने प्राइजेस मिले हैं वो दिखाऊं मैं नेक्स्ट आगे। अब मुसलमानों को देख लीजिए आप, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड नॉलेज 120 साल में हम लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। हमारे सिर्फ 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है पूरे मुसलमानों के नॉलेज में। एक अब्दुल सलाम को फिजिक्स में 1979 में, और 2 लोगों को केमिस्ट्री में, एक ही सब्जेक्ट पर 2 लोगों को एक ही साल। ये सिर्फ 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। बाकी के पीस प्राइज 1-2 और लोगों को मिला है, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, नॉलेज के हिसाब में नहीं आता। नॉलेज के लिए सिर्फ 3 लोगों को मिला है। अरे मुसलमानों का परसेंटेज 0.2% है नॉलेज में। आबादी 25% है। यहूदियों की आबादी 0.2% है, नॉलेज में उनका कंट्रीब्यूशन 25%। यह है तज़ाद। ये हम जूते खाते हुए भी पूरी दुनिया के 25% मुसलमान जिस वक्त चाहे ज्यूस जाकर, इजराइल जाकर हमें जूते मारता रहेगा, मुसलमानों के बीच में घुसकर मारता रहेगा, और हमारी हिम्मत में आंखें दिखाने की ये जिल्लत है। ये इस वजह से है कि हमने नॉलेज से दूरी अख्तियार कर ली। हमने इल्म को क्या समझा ही नहीं मालूम, या हमें समझ में नहीं आया आज तक इल्म क्या चीज है। बहरहाल कि मैं इसकी बात को ज्यादा नहीं लूंगा। हमारा स्टेटस क्या हिंदुस्तान में मैं अभी 2011 के बाद दूसरा सेंसस नहीं हुआ है, 2000 सेंसस का ही मैं डाटा देता हूं, उससे ज्यादा फिगर बदला नहीं है। यहां देख लीजिए आप, ये गवर्नमेंट का डाटा है, सेंसस का डाटा है। इलिटरेट, अनपढ़, जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, जो स्कूल की शक्ल, स्कूल या मदरसे की शक्ल नहीं देखे, जो अपना नाम भी लिख नहीं सकते, मुसलमानों की तादाद 42.72% है। अब दूसरे कौमों का भी देख लो आप, SC, ST, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन्स, उनकी आबादी घटती जा रही है हमारे से। उनकी आबादी अनपढ़ कम है, सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान है। अगर आज सेंसस हो ये फिगर और बढ़ जाएगा। हमें बहुत से स्कूल खुल गए हैं, बहुत से कॉलेजेस बन गए, बहुत सी यूनिवर्सिटीज बन गए, मुसलमानों की बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। ये सब गलतफहमी है। ये कुछ अर्बन एरियाज में दिखाई देता है, मगर हमारी जो अनपढ़ों की आबादी है वो बहुत बढ़ रही है। मेट्रिकुलेट्स 10वीं पास मुसलमानों में 6.3%। दलित हमसे बेहतर हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन्स, हम 10वीं तक सिर्फ 6% है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट PUC तक सिर्फ मुसलमान 4% हैं। ग्रेजुएट्स 2.76%, 3% ग्रेजुएट्स हैं। पूरे IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, सब मिला के BA, BSc जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, सब मिला के मुसलमानों के अंदर 2.76% है। यह है हमारी नॉलेज का नया। जब तक मुसलमानों की तालीमी हैसियत इस तरह की रहेगी या इसके आसपास रहेगी, 1-2% भी बढ़ गया 10 साल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10% भी बढ़ गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कम बस कम मैट्रिकुलेट्स तक 50% तो होने चाहिए मुसलमानों के अंदर। 6.6% है, ये 6 की जगह 50 होने चाहिए। कब लाएंगे? 10वीं तक। कब तक लाएंगे? 75 साल हो गए हमें हिंदुस्तान आजाद होकर। उससे पहले भी हम लोग मुसलमान थे, इस मुल्क में बसते थे। कभी तालीम की तरफ, इल्म की हासिल करने की तरफ हमारा रुझान नहीं गया, आज भी नहीं है।
मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ, हर जगह देखता हूँ, मुसलमानों की तवज्जो इल्म हासिल करने की तरफ, नॉलेज की तरफ बिल्कुल नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट, कुछ भी कर रहे कुछ नहीं होगा, बैकआउट। 50% स्कूल नहीं जाते, रिमेनिंग परसेंट जो 50 जाते हैं वो सिर्फ 6 बच्चे पहुंचते हैं। 50% अनपढ़, 40 पर 4% ड्रॉप आउट 10वीं तक पहुंचने तक। 94% मुसलमान इस मुल्क के सभी लिटरेट हैं, सभी लिटरेट हैं। 20 करोड़ हो आबादी, 25 करोड़ हो आबादी, 30 करोड़ हो आबादी, उसकी आबादी 96% जब सेमी लिटरेट होगी तो यकीनन उसकी हैसियत दलितों से भी बदतर होगी। इसको आप सामने रखिए कि हमको करना क्या है। नेक्स्ट, अभी नॉलेज, एक उसे विजडम भी कहा जाता है। ये हदीस है, हिकमत हमारा सरमाया हो, खोया हुआ सरमाया। Wisdom is the lost property of the believer. Wherever he should find it, he should recover it. जहां से भी मिले हिकमत वहां जाके हासिल करो। बहरहाल बहुत सी चीजें आप लोग उलमा हजरात से जानते हैं, और ये आपने देखा है असहाबुल सुफ़ा मदीने में जाते रहते हैं, उमरा करते रहते हैं, हर रमजान में उमरा करने वाले भी हैं, हज करने वाले भी हैं, नफिल हज भी पता नहीं कितने लोग करते हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने, ये सुफ़ा का चबूतरा दिखाई देता है, चबूतरा कहलाता है। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब बहुत ही अहम तरीन काम किए, फौरी तौर पे मक्के से उस परसिक्यूशन के बाद, उस जुल्म सितम के बाद जब मदीना पहुंचे हिजरत करने के बाद, पहला काम, अभी मुफ्ती साहब ने कहा था, अल्लाह का घर तामीर किया। कि अल्लाह का घर तामीर करने के साथ साथ वो ये सिर्फ इबादत गाह, अल्लाह की इबादत का एक प्लेस नहीं था, बल्कि वो दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहां के फारिगीन, जहां से जो ग्रेजुएशन कहलाते हैं, फारिगीन कहलाते हैं, जो मदरसे से या इंस्टीट्यूशन से फारिग होकर निकलते हैं, वो निकलने वाले दुनिया के बेहतरीन गवर्नर जनरल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जूरिस्ट, जस्टिसेस, इंसाफ दिलाने वाले, एडमिनिस्ट्रेट करने वाले, कल्चर ले जाने वाले, इल्म ले जाने वाले, कमांडर इन चीफ उसी मदरसे से निकले, उसी यूनिवर्सिटी से निकले। बहरहाल तालीम की अहमियत की बता रहा हूं मैं, शुक्रिया। अब उसके बाद जब बगदाद में सल्तनत हुकूमत कायम इस्लामी, तो सबसे पहले 100 साल के अंदर 108 हिजरी में बैतुल हुक्मा कायम हुआ, विजडम, हाउस ऑफ विजडम, जहां पे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ऑल्केमी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, ये तमाम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था बगदाद में 100 हिजरी में। ये बहुत सी चीजें हैं, मैं इस वक्त इसे छोड़ देता हूं। अल-ख्वारिज़मी, अल-बत्तानी वगैरह तमाम ये हाउस ऑफ विजडम से ही निकले थे। वहां पर नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसलेशन होते थे फॉरेन लैंग्वेजेस से, पर्शिया की, सीरियक की, ग्रीक की, अदर दूसरे ज़बानों की किताबों की ट्रांसलेशन होती थी अरबिक में। और इसमें यह भी है कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्लॉक टू द हाउस ऑफ विजडम, बोथ मेल एंड फीमेल, ऑफ मेनी फेथ्स एंड एथनिसिटीज। Among the academy's leading lights were Al-Kindi, who commissioned the translation of Aristotle, and Hunyan ibn Isa, who translated Hippocrates. ऐसे लोग जो यूनानी उलूम थे उस वक्त जमाने के, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अब हम लोग नाम भी नहीं जानते कि हमारी इल्म का मयार है। अभी मैं बहुत से नाम जो उस हाउस ऑफ विजडम से जो फारिग हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर्स,
नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अभी तफसील में नहीं जाऊँगा, काफ़ी वक्त हो जाएगा। लैंग्वेजेस, a wide range of languages including Arabic, Farsi, Aramaic, Hebrew, Syriac, Greek and Latin were spoken and read at the house of wisdom. सिर्फ अरबिक नहीं, हम अरबी भी सीखते हैं तो पाने उसकी जुबान की तरह नहीं सीखते, बस बैठ कर वो बगैर समझे कि समझ बस उतना ही काफी है हमारे लिए। मगर ये जो जब दीन शुरू हुआ, इस्लाम शुरू हुआ, तो वहां पे ये तमाम लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी अरबिक के साथ, और उनकी किताबों को अरबिक में ट्रांसलेट भी किया जाता था। बहरहाल पहली दुनिया की जो यूनिवर्सिटी कायम हुई फे में, मराकश में एक मुकाम है वहां पर फे, वहां पे पहली यूनिवर्सिटी एक खातून ने, एक लड़की ने कायम किया, एक खातून ने कायम की, वो भी 800 साल की बात, और वो आज भी कायम है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो आज तक कंटिन्यूअस चल रही है, ये यूनिवर्सिटी है दुनिया में। एक खातून फातिमा अल फहरी ने उसको शुरू किया था मराकश में। ये अभी भी ये यूनिवर्सिटी कायम है, चल रही है, और उसके अंदर जो बड़े बड़े इब्न खल्दून, अबू वलीद बिन रुश्द, मूसा इब्न मैमून और एक पोप जर्बर्ट औलिलाक बोलकर, उसने भी इसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी। बहरहाल बताने का मकसद ये है, वहाँ के अलुमनी के नाम है, अगर आप देखेंगे तो ताज्जुब हो जाएगा। उर्दू में भी मैंने लिखी है कुछ बातें। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं आपको, उस जमाने की मस्जिद के साथ हॉस्पिटल हुआ करती थी, मस्जिद के साथ हॉस्पिटल भी, और उस हॉस्पिटल को बीमारिस्तान कहा जाता था। बीमारिस्तान, मेडिकल स्कूल, हॉस्पिटल, जिसे हम लोग मेडिकल कॉलेज कहते हैं, तो उस तरह की मेडिकल स्कूल्स और हॉस्पिटल मस्जिद के साथ मुल्हिक। बहुत सी चीजें हैं, मैं इसको आगे, अभी मैं कर्नाटका की बात करता हूं। हम लोग तालीम के मैदान में कितने अहमियत देते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी, गैर मुस्लिमों ने इस मुल्क में क्या, इस कर्नाटक में क्या काम किया। यहाँ भी गैर मुस्लिमों के मजहबी इदारे हैं, मठ कहते हैं, लिंगायत के मठ है, ये भी उनके टेम्पल, इबादत गाहें, रिलीजियस हेड्स, उसके भी उनके उलमा हैं, उसके भी उनके इबादत गाहें भी है, उलमा भी है, सब कुछ है। इनके भी मदरसे हैं जहाँ पे ये लोग संस्कृत, वैदिक चीज़ें उनको पढ़ाते हैं, दिखाते, पढ़ाते हैं। मगर साथ में ये मठों ने क्या काम किया है आप देख लीजिए। जेएसएस ग्रुप, ये जेएसएस एक मैसूर का, ये मूरस्वामी मठ कहलाया जाता है, मैसूर में है, नहीं मूरस्वामी मठ नहीं, जेएसएस ग्रुप है मैसूर का, लिंगायतों का। उस मठ के अंदर इन्होंने कौन से तालीमी इदारे, इसके अलग अलग डिटेल्स है, मैं उसको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ये अगर एक एक फाइल को ओपन करें तो उनके पूरे स्कूलों की लिस्ट आएगी, उसे छोड़ दो, आपको छोड़ देता हूँ मैं। हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस हैं, बलजाघाट और क्रिश्चियन से बच्चों के लिए हिंदी विद्यालय है, सहाना स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, अक्षरा दोसोहा, पब्लिक स्कूल्स, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स, टीचर ट्रेनिंग, जेएसएस हल भावी स्कूल ऑफ आर्ट, ओपन स्कूल, मेडिकल के, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड हियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जेएसएस मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये तमाम चीजें इनके इदारे के, और उसकी लिस्ट अलग अलग है, मैं खाली हेडिंग बोल रहा हूँ उसका। उसके बाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग के, पॉलिटेक्निक के, आईटीआई के, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फिर उसके बाद और इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके साथ उनके संस्कृत स्कूल्स हैं, वैदिक स्कूल्स हैं। वो अपने मजहब पे भी फोकस करते हैं, और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इज्जत के साथ, विकार के साथ, आबरू के साथ, एक खौफ के साथ उन्होंने क्या किया, तालीमी इदारे कायम किए अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक की तरह नहीं है। इसी तरह से टुमकुर में एक शिवलिंगा मठा बोलकर है, उन्होंने भी 5000 बच्चे उस मठ के अंदर पढ़ते हैं।
शिव कुमार स्वामी जी वहां का, मैं उसे पर्सनली जानता था जब वहां एसपी हुआ करता था। वो गांव गांव जाकर घर घर जाके भीख मांगता था बच्चों के लिए, गेहूं या चावल के लिए, पैडी के लिए। गांव गांव जाकर भीख मांग के लाता था अपने बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल में, मदरसा तो नहीं कहूंगा, हम उसे मदरसा कहें जो भी कहें किसी भी लफ्ज में, मगर वो भी स्कूल ही था। बहरहाल उसके भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अब बेलगाम की केएलई सोसाइटी है, उसके अंदर भी टेक एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, टेक्निकल एजुकेशन के, हेल्थ साइंसेज के, मैनेजिंग में। अब उसकी लीज अगर आप देखेंगे पूरे नॉर्थ कर्नाटका में फैली हुई है सोसाइटी। बैंगलोर में भी है उनके इदारे, राजाजी नगर में भी उनका लॉ कॉलेज है बहुत बड़ा, बीएड कॉलेज, लॉ कॉलेज वगैरह वगैरह, और कई इदारे हैं। इसी जगह बात की। उसी तरह से यहाँ की वकीली का जो फार्मर होम है, किसान है, हाल ही में उन्होंने तालीमी इदारे शुरू किए। और उनके वो कौन शुरू किए? वकीलिका के कोई पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स नहीं, उनके मजहबी गुरु स्वामी जी मठ से शुरू किए, और करके आज ये मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस उनके कौम के बच्चों को तालीम देकर सबसे आगे लेकर आए। और उसके साथ अगर सबसे ज्यादा बात की जाए आरएसएस, इनके इदारे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कायम है। अब उसको तो मैं एक छोटे से स्लाइड में बता नहीं सकता, उसके लिए तो मुझे 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा आपको बताने के लिए आरएसएस की ताकत क्या है तालीम के मैदान में। सिर्फ तालीम के मैदान में अलग अलग उनकी ताकतें हैं, तालीम के मैदान में उन्होंने काम क्या किया। और आप मुआवजा कर लीजिए हमारे इदारों का। हमारे भी इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जमाने से हैं, आजादी के पहले से भी हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है इनका कौम की तालीम और तरबियत के लिए। अब आपको अपना मौका सब खुद कर लेना है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब हमारे पास इत्तेफाक से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में एक डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज बोलकर एक डिपार्टमेंट खोला गया था कुछ साल पहले। अब उसके अंदर कुछ मुसलमानों के लिए ऑलरेडी हमारे पास सरकारी तौर पे, हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ के आए, उर्दू स्कूलों में पढ़कर यहां तक पहुंचे। मगर अब इस वक्त की हुकूमत ने मुसलमानों पे रहम करके कुछ इदारे मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़कर, अलग से ये भी गवर्नमेंट है मगर माइनॉरिटीज के नाम से अलग स्कूल खोले गए। अब इसमें आप देख लीजिए, मौलाना आजाद रेसिडेंशियल स्कूल 200 हैं, जिसमें 30 पर 9,000 है, 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम आजाद रेसिडेंशियल स्कूल सीबीएसई की 20 पर 9 स्कूल हैं। मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल 115 स्कूल हैं, रेसिडेंशियल स्कूल मुसलमानों बच्चों के लिए। मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल पीयू कॉलेजेस 21, गवर्नमेंट मुस्लिम रेसिडेंशियल स्कूल्स 4। बेंगलुरु के अंदर, क्योंकि आप तमाम का ताल्लुक बेंगलुरु में है, बेंगलुरु से है, बेंगलुरु में एक सीबीएसई रेसिडेंशियल स्कूल है अब्दुल कलाम आजाद। मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल्स 2 हैं। मौलाना आजाद इंग्लिश मीडियम डे स्कूल्स 20 हैं। पोस्ट मैट्रिक बॉयज हॉस्टल 11 हैं, वर्किंग वुमेन हॉस्टल 2 बेंगलुरु के हद तक। अब ये कहां पर है? एक है होस्कोटे में एपीजे अब्दुल कलाम सीबीएसई रेसिडेंशियल स्कूल, कई एकड़ पे फैली हुई, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इस वक्त उसके वीडियोस नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। देखने की है, आप जाकर सब मिलकर जाइए, एक मस्जिद वाले जाकर देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम होस्कोटे में बाजू में, आप जाकर देखिए वहां पे क्या सहूलतें हैं बच्चों के लिए। इंटरनेशनल स्कूल से बेहतर है, रहना, पढ़ाना, क्वालिटी, खाना पीना, तमाम चीजें। 370 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। उसी तरह से मोरारजी देसाई स्कूल 2 हैं, इसमें एक देवनहल्ली में है, एक होस्कोटे में है, इंग्लिश मीडियम की स्टेट सिलेबस की। मौलाना आजाद मॉडल स्कूल इन बैंगलोर अर्बन में, अर्बन देखिए, आपका एरिया देख लीजिए। आनेकल डिस्ट्रिक्ट में शिकारी पांडिया, आनेकल, बेंगलुरु साउथ में सुभाष नगर, मीनाज नगर, परंगी पाड़िया, अशोक नगर, कुंभारपेट, हरक लाइन, शांति नगर, ये तमाम आप पढ़ लीजिए।
ये तमाम जगह मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल्स हैं। नेक्स्ट, मैं ये पूरी लिस्ट आपको प्रिंट आउट दूंगा स्कूलों की अभी थोड़ी देर के बाद आखिर में। नेक्स्ट, ये जो है रूरल में है मौलाना आज़ाद स्कूल्स, 3 स्कूल्स हैं, विजयपुरा में, मुत्तूरू में, इस्लामपुरा में। नेक्स्ट, हॉस्टल्स बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, अर्बन डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स हैं बॉयज के करीबन नेक्स्ट 9 हॉस्टल्स हैं। बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉस्टल्स हैं, वही भी बॉयज के। नेक्स्ट, वर्किंग वुमेन हॉस्टल बेंगलुरु के अंदर जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए एक है उत्तरहल्ली में और एक है शेषाद्रिपुरम में, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट, अभी आज के अखबारात में अगर उर्दू अखबार अंग्रेजी अखबारात आपने देखा होगा तो एक एडवर्टाइजमेंट आया है, यही एडवर्टाइजमेंट आया है, ये स्कूल्स में एडमिशन के लिए अगले साल के लिए एप्लीकेशंस कॉल फॉर किए गए मुसलमान बच्चों के पास से। मैं जो समझ रहा हूं ये है कि 99% मुसलमानों को इस शहर के ये बात का इल्म नहीं है कि ये एडवर्टाइजमेंट आया है हमारे माइनॉरिटी के स्कूलों को हमारे बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए। आज के पेपर में आया हुआ यही है। अब यहां देख लीजिए आप, एप्लीकेशन की डेट आज ओपन, कल ओपन हुई है और ये क्लोजिंग डेट है करीबन 10/3/2025 मार्च तक, 10 मार्च तक है। बच्चों को यहां पे दाखिला दिलाया जा सकता है। अब बहरहाल उसकी लिस्ट उसकी आएगी, उसकी तफसील भी है। अभी 11,330 बच्चों का एडमिशन होगा पूरे रियासत में। इतने बच्चों को दाखिला आप दिला सकते हैं। नेक्स्ट, अभी एक और चीज में आपकी तवज्जो, हम लोग ये स्कूलों में कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कौन सी माइनॉरिटीज का मतलब है कि मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ये 6 जातें आती हैं इसके अंदर माइनॉरिटीज में। इसमें बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, कितने स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितने बच्चे हैं, मैंने उसका भी अभी डाटा कल ही मंगाया है। अब आप देख लीजिए, बेंगलुरु रूरल के अंदर 7 स्कूल है, मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल 7 है। 7 में 1640 बच्चों की स्ट्रेंथ है। मुस्लिम्स उसमें 560 पर 1 है। आप परसेंटेज कितना है? 34% है। यहां पे इसके अंदर मुसलमानों की तादाद 75% में से 82 यानी 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे गैर मुस्लिम रहेंगे, 75 बच्चे माइनॉरिटीज रहेंगे। 75 में से 82% मुस्लिम रहेंगे। तो मतलब ये है कि 75 का मतलब होगा कि 65% 68% हमारे 70% तक हमारे बच्चे वहां पे होना चाहिए। हैं कितने? 34%। ये देखिए 34.21% है मुस्लिम्स। अभी हमारे पास कितने परसेंट की जरूरत है? 35% बच्चे अभी जाने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 560 पर 1 की जगह पे तो हमारे वहां पे 1000 से ज्यादा बच्चे होनी चाहिए थी। अभी किसका नुकसान पहुंच रहा है? किसकी तवज्जो होनी चाहिए इसके ऊपर? आप लोगों की। ये आप लोगों के बच्चों पर हमला हो रहा है। ये आप लोगों के बच्चों के पैसे हैं जो खर्च हो रहे हैं, जो आपके बच्चों के, ये आपका टैक्स है, आपने पैसे दिए हैं, बजट दिया है, ये आपके पैसे हैं जो खर्च हो रहे हैं इन पर, तो ये आपके बच्चों पे खर्च होने चाहिए। 50% सिर्फ इसमें नहीं है। कौन से बेंगलुरु की बात करो, अर्बन में भी आप देख लीजिए 5100 बच्चे 17 स्कूल में 40 पर 1% है। वहां से थोड़ा सा अर्बन में बेहतर है, मगर यहां भी हमारा नंबर बहुत कम है। अभी यहां भी 20% 25% बच्चे हमारे दाखिला दिलाया जा सकता है। इसको आगे करेंगे, बताएंगे क्या करना है। नेक्स्ट, अभी उर्दू स्कूल की हालत,
ये जो उर्दू स्कूल्स हैं, कर्नाटका के अंदर 4000 उर्दू स्कूल्स हैं। प्राइमरी के 1790, अपर प्राइमरी के 1870, अपर प्राइमरी अपर प्राइमरी के 1070, अपर प्राइमरी के 8, प्राइमरी अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के 60 पर 6, अपर प्राइमरी एंड हाई स्कूल 1, सेकेंडरी 200 हाई स्कूल, सिर्फ हाई स्कूल, सेकेंडरी विथ हायर सेकेंडरी पीयूसी के साथ 20, एक और अपर प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी मिलाकर 1, 3956 का मतलब 4000 उर्दू स्कूल्स कर्नाटका में है। ये उन स्कूलों का भी 400-500 स्कूल बंद हो चुके हैं। स्ट्रेंथ ना होने की वजह से स्कूल्स बंद हो चुके हैं। बंद होने का मतलब क्या? वो जो जमीन थी, वो जो बिल्डिंगें थी, वो जो प्रॉपर्टी थी, सब गवर्नमेंट के दूसरे कन्नड़ा स्कूलों के लिए, दूसरों के लिए, ऑफिसों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों की तालीम के जो गढ़ थे उसको खोते चले जा रहे हैं, बस हमारी बेतवज्जोही की वजह से। हमने समझ लिया कि हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके ही पैसे हैं, ये आपके लिए ही बनाए गए थे, आपके ही बच्चों को बना है। बेंगलुरु में, मैं पूरे कर्नाटक की बात कर रहा था, बेंगलुरु में प्राइमरी स्कूल्स 92, हाई स्कूल 6। 92 में बेंगलुरु के अंदर सिर्फ 2614 बच्चे एनरोल हुए हैं नवगढ़ पर 2 स्कूलों में। क्या बेंगलुरु के शहर के जिम्मेदारों को मालूम है कि बेंगलुरु के अंदर कितने बच्चे हैं जो 6 साल की उम्र रहते हैं जिन्हें स्कूल को जाना चाहिए? गरीबों के कम से कम मिडिल क्लास और अपर क्लास तो कॉन्वेंटों को, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को फीस देकर जाते होंगे। गरीब बच्चे झोपड़पट्टी में रहते हैं। ये कितने बच्चे हैं? एक ही एरिया के अंदर आपको 2600 मिलेंगे, एक ही एरिया के, एक स्लम के अंदर मिले जाएंगे। यहां पे 200, 300, 400, 500, 600 स्लम्स तक है मुसलमानों के एरिया। एक स्लम के अंदर 2000-3000 बच्चे हैं। अब एक स्लम के अंदर एक स्कूल, 2 स्कूल है, तो वहां पे 20-25 जाके बच्चे दाखिला ले रहे हैं, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? ड्रग अब्यूज बहुत हो रहा है हमारे पास, आवारागर्दी कर रहे हैं, ड्रग में मुब्तला है, नशे में मुब्तला है, नहीं तो क्या करेंगे? हमने उन्हें स्कूल भेजने का निजाम नहीं बनाया, तालीम का निजाम नहीं बनाया। स्कूल रखते हुए, स्कूल है तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, आंगनबाड़ी है तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, नहीं है तो पूछो, हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमें चाहिए। जो 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 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, करोड़ों की जायदादों की गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बच्चे नहीं हैं, टीचर्स पढ़ाती नहीं हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? मोहल्ले के लोग, हम जिम्मेदार हैं। आप लोग जिम्मेदारी लीजिए अपने मोहल्ले के स्कूल की, गवर्नमेंट के स्कूल की, सुपरवाइज कीजिए, अडॉप्ट कीजिए। रिजल्ट उनकी मस्जिद वाले भी होंगे यहाँ पे कुछ लोग, उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट किया था 15 साल पहले। आज उसकी हालत इतनी अच्छी है, बच्चे दूर दूर से आकर वहां तालीम हासिल करते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों ने और लिया है, गेलगुंडा पढ़ लिया, शांति नगर में सिल्वर लाइन फारूक साहब ने वो स्कूल को अडॉप्ट किया है, मौलाना शब्बीर ने साहब ने शिवाजी नगर में एक स्कूल को अडॉप्ट किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स को। वहां वो जाकर कुछ बच्चों की तरक्की के लिए, एनरोलमेंट के लिए, ड्रॉप आउट नहीं होना, उसको क्या क्या करना चाहिए। प्रेजेंट उनकी मस्जिद वालों ने तो कंप्यूटर सेंटर तक ओपन किया अपने खर्चों से बच्चों की तालीम के लिए। और उसी तरह से इसमें भी शिवाजी नगर में भी एक और स्कूल एक सेठ साहब चलाते हैं। बहरहाल जहां भी 4-5 लोग, ये 4-5 का सवाल नहीं है, हमारे पास 32 स्कूल्स हैं बेंगलुरु के अंदर, ये 32 स्कूल्स को अडॉप्ट करना है। आज मैं आपको उसी के लिए बुलाया, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। आपके मोहल्ले की एक स्कूल ले लो आप, बस इसे अपना बच्चा समझो। वो बच्चे ही पढ़ते हैं, आपके ही बच्चे पढ़ते हैं, आपके मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं। अडॉप्ट कर लो उसमें, कि 3 लोग कैसा अडॉप्ट करते हैं, ऐसे अडॉप्ट करो, उसकी निगरानी करो,
उनकी जरूरतों को पूरा करो। यही आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। कैसे किया जाए आगे बात करेंगे। देखिए लिस्ट कौन से मोहल्ले में, यशवंतपुर में, लग्गेरे में, कौन सा की पांड्या है, कोच्चूहल्ली, मरियपना पांड्या, मल्लेश्वरम, सूबेदार पांड्या, डीजे हल्ली, भारती नगर, बागलूर लेआउट, सेठ पांड्या, एमआर पांड्या, केबी संद्रा, जक्कूर, बेल्लाहल्ली, बीएस पांड्या, यासीन नगर, बसवना हुई है, चीपू नगर, विनायक नगर, वीरन्ना पालिया, बागलूर, गोविंदपुरा, मीडिया ग्रहारा, चिक्काबेटा हल्ली, नेक्स्ट मिनहाज नगर, उल्लाल न्यूटन, कगलीपुरा, भीमना कुप्पे वगैरह वगैरह वगैरह, पूरे ये आपके मोहल्ले के ही हैं। आप जहां रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मस्जिदें भी हैं, आप भी रहते हैं, आपके मोहल्लों में ही स्कूल भी रहती है। कभी जाके देखिए क्या हो रहा है वहां। ये आपकी स्कूल है, आपके बच्चों के लिए है। क्या निजाम है बच्चों की तालीम का, टीचर्स क्या कर रहे हैं, कितने वैकेंसी है, क्या हालत है, बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एडमिशन नहीं है। दिखाने के लिए रजिस्टर पे 50 बच्चों को दिखाते रहते, 5 बच्चे, 5-10 से ज्यादा नहीं रहते। क्यों? ड्रॉप आउट। सड़कों में ड्रग एडिक्ट नहीं हुए तो मुझे कंप्लेंट देते रहते आके लोग, बहुत ड्रग शुरू हो, बहुत नशा, बहुत हमारे लोग बच्चे नौजवान, और क्या काम करेंगे। आपकी बेटोजी की वजह से हो रहा है ऐसा। अल्लाह आपकी गिरबान पकड़ेगा क़यामत के दिन। और आप ऊपर से मस्जिद की जिम्मेदारी भी है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने ले ली है। अल्लाह बचाए हम सबको। जिम्मेदारी लिए तो काम भी करें, बच्चों की तालीम की तरफ पहुंच जाते हैं, स्कूलों को जाए। स्कूल नहीं बना सकते, ना तो जगह खरीद सकते, ना तो बिल्डिंग बना सकते, कम से कम एग्जिस्टिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ सब मौजूद है, उसकी निगरानी तो करो। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कौम कभी पनपेगी नहीं। हम लोग ऐसे बातें करते रहेंगे। हम 20-25 साल से मैं यही कहते आ रहा हूं, कोई आदमी, कोई शख्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा, कोई असर नहीं हो रहा, किसी की तवज्जो नहीं हो रही। कुछ लोग यहाँ जनरल एक्सेप्टर है, वहां कुछ कर लेते हैं, मगर सब ऐसा ही चलता रहता। मगर हमको अपना काम करना है, बताना हमारा काम है, कोशिश करना हमारा काम है, और फिर हम सब मिलकर कुछ करेंगे तो अल्लाह भी हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाओ। 2 स्कूल है, 2614 बच्चे हैं। अंदाजा लगा लीजिए स्कूल में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। नेक्स्ट वहां पर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल हमारे पास गवर्नमेंट के सिरापुरम में एक, मुनव्वर मोहल्ला, डीजे हल्ली में एक है, बेंगलुरु साउथ में 4 है। नेक्स्ट रूरल में, नेक्स्ट सेकेंडरी स्कूल यानी हाई स्कूल, नेक्स्ट अभी इतने स्कूल्स हमारे पास है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटोज वगैरह मैं इस वक्त नहीं दिखाऊंगा, इंशाल्लाह उसे कभी और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, माइनॉरिटी के रेसिडेंशियल स्कूल्स को देखना चाहते हैं, फेडरेशन वाले, एक फेडरेशन वाले एक बस बात कर लो, सबको बुलाने जाकर हम लोग को स्कूल दिखाएंगे। देखो आपस से, मैं जहां भी डिस्ट्रिक्ट को जा रहा हूं इंस्पेक्शन करने के लिए, माइनॉरिटी कमीशन को जाने के बाद मैं वहां पे तमाम उलमा को, तमाम जिम्मेदारों को, खवातीन को जमा करके उनको सब भी टेम्पो में, बसा में ले जाकर स्कूल को दिखा रहा। देखो आंखों से क्या क्या सहूलतें हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, भेजो वहां पर, फ्री है सब कुछ, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। तालीम, यूनिफॉर्म, खाना पीना, रहना। अभी हमको करना क्या है? आप लोगों को करना यह है कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में रहने वाले लोगों का, मुसलमानों का, खुसूसन अवाम का, दूसरों का भी एक छोटा सा सर्वे वहां के टीचर्स के थ्रू करवा लो, या खुद आप जो जाके करो। घर में कितने बच्चे 6 साल तक के, 3 से 6 साल तक,
उतने बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको ले जाकर पहले ये स्कूलों में दाखिल कराओ गवर्नमेंट की, बगैर फीस के। अब उसके बाद दाखिल कराने के बाद वहां पर जाकर देखो कि टीचर्स आ रहे हैं, टाइम पर आ रहे, नहीं आ रहे। एक दिन बैठो वहां पे, देखो वो आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो तुम्हें वहां क्या करो, एक बायोमेट्रिक डालो अपने खर्चे से, 400-500 रुपए स्कूल के पास बायोमेट्रिक डालो, आधी अटेंडेंस देना डालना उसमें, तुमने मालूम हो जाता शाम तक कौन के टाइम आ रहा है। एक महीने के अंदर पता चल जाता कि टीचर कब आ रही, कब जा रही, क्या पढ़ा रही। देखो बच्चों के टेस्ट में जाकर, अभी कल एक रिपोर्ट आई है सर्वे की, 3 क्लास के बच्चे को अल्फाबेट नहीं आते। अखबार में पढ़ा होगा, पता नहीं हमारे लोग पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, सब बात है। उनको तो खाली अलग आसमान के ऊपर की चीजें और जमीन के नीचे की चीजें आप पढ़ने की आदत रहती है। सर्वे की रिपोर्ट आई है, 3 क्लास पढ़ने वाले बच्चे, जनरल तमाम स्कूल, उर्दू स्कूल की तो और बुरी है, 3 अल्फाबेट नहीं आता। 10वीं पढ़ने वालों को जमा निकाल नहीं आता। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत, जाकर बैठना, एक स्कूल जाकर चक्कर अडॉप्ट करने का प्रोसीजर क्या बता। अब इसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप सर्वे करो, मालूम करो कितने बच्चे हैं, उतने बच्चों को ले जाकर एडमिशन कराओ। पहले 50 हो, 100 हो, 200 हो, एडमिशन कराओ। अब वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है टीचर को अपॉइंट करने की काम, उसके बाद ऊपर प्रेशर डालना है, वो करेंगे। उसके बाद आपको मॉनिटरिंग करना है, अडॉप्शन करना है, और उसमें अगर बच्चों की काबिलियत को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी, इंग्लिश, मैथ्स, कन्नड़ा, ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर अपनी तरफ से टीचर रखो, उनके भी रहेंगे गवर्नमेंट के भी, तुम्हें भी अपॉइंट करो 2-3 टीचरों को, वो बच्चों की अच्छी तालीम हो। मोहल्ले की तरफ से तनख्वाह देकर अपॉइंट करके उनको काम करो, मस्जिद के अकाउंट में डालो, हमारे अकाउंट में डालो पर्सनल। उसके बाद ड्रॉप आउट नहीं होने देना। 100 बच्चे एडमिशन कराए तो 100 बच्चे 5वीं में पहुंचना, प्राइमरी स्कूल रहे तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक, 5वीं तक बच्चा पहुंचना। उसके बाद उन स्कूलों को, प्राइमरी स्कूल के 5वीं के बच्चों को ले जाकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हाई स्कूल्स हैं, आजाद स्कूल है, मोरारजी देसाई स्कूल है, अबुल कलाम आजाद, CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां ले जाकर ये बच्चों को एडमिशन कर डालो, कनेक्ट कर डालो। ये स्कूल के बच्चे ये स्कूल, ये स्कूल के बच्चे ये स्कूल, फीडिंग स्कूल बनाओ से तुम्हारे गवर्नमेंट के स्कूलों को, मोरारजी देसाई और अब्दुल कलाम आजाद स्कूल, मौलाना आजाद स्कूल के लिए। यहां से बच्चे निकले, ये फला स्कूल को चले जाएंगे, नेचुरल उनका एक फीडिंग का सिस्टम बना डालो। ये हमारे मोहल्ले के स्कूल के बच्चे ये हाई स्कूल को चले जाएंगे, ये उसके बाद ये मोहल्ले के बच्चे यहाँ चले जाएंगे। एक सिस्टम बना लो तुम्हें अपने एरिया का, कोई बच्चा तालीम 12वीं तक महरूम ना रहे। अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, हमारा हर बच्चा, एक बच्चा और एक बच्ची भी मिस नहीं होना। अपने मोहल्ले का हर शख्स ये काम कर ले तो फिर हम लोग इस हालात को काबू में ला सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हमारे पास 5वीं तक पढ़ाने के बाद, आप ऑलरेडी 5वीं तक लेकर गए बच्चों को, 5वीं के बाद आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में डाल सकते हैं। इंडिया में 30 पर 3 सैनिक स्कूल है इस वक्त गवर्नमेंट की, डिफेंस की, जिसे डिफेंस डिपार्टमेंट वाले चलाते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स, डिफेंस के ऑफिसर चलाते हैं। बीजापुर में 1 है, कोडगु में 1, कर्नाटका में 2 है, ऐसा इंडिया में 30 पर 3 है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उर्दू में, कन्नड़ा में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, दिसंबर जनवरी में एक टेस्ट देना है छोटा सा बच्चों का, उसमें अगर वो पास हो गए तो उनको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। सैनिक स्कूल में 6वीं से 12वीं तक पढ़ाते हैं उनको CBSE में, साथ साथ उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग भी देते हैं। डिसिप्लिन, एक बच्चा अगर वो सैनिक स्कूल में पढ़ के आ गया तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, ताकत, और यही बच्चे आगे चल के NDA का एग्जाम देते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसमें अगर वो सेलेक्ट हो गए ना NDA के एग्जाम में, IAS से भी बढ़कर, IPS से भी बढ़कर उन्होंने NDA में जाकर, उन्होंने वही बच्चे जाकर आगे चलकर पूरी डिफेंस के, आर्मी के, एयरफोर्स के चीफ बनते हैं, कमांडर इन चीफ बनते हैं ये लोग। यही टॉप पोस्ट है NDA का।
मिलिट्री का, वही के बच्चे सब जाकर टॉप पे जाते हैं। ये हमारे बच्चे आज तक हमें पता भी नहीं है बच्चों को कहां से भेजेंगे। 25 करोड़ की आबादी के मुसलमान इसके बारे में नहीं जानते। आपकी बात नहीं, बेंगलुरु की बात, ये हालत है, पूरे हिंदुस्तान की हालत क्या होगी, बिहार यूपी की हालत क्या होगी। 5वीं के बाद छोटा सा टेस्ट, अब 2014 के बाद, ये गवर्नमेंट आ जाने के बाद इन्होंने अभी 100 प्राइवेट इदारों को परमिशन दिया है सैनिक स्कूल का। अभी 100 इदारे प्राइवेट में चल रहे हैं। प्राइवेट लेने वाले कौन है आपको मालूम है? उन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम लोग मजे में खाते पीते, बिरयानियां शादियां, मजे उड़ाते उड़ाते मस्त है हम लोग। बकरे बन गए हैं मोटे अच्छे, खा खा के कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया हम लोगों को। हम अपने बच्चों को भी कुर्बानी के बकरे बना रहे हैं, काटेंगे आगे चल कर हम सब काटने वाले हैं। उन लोग अपने बच्चों को जनरल बना रहे हैं, सैनिक स्कूल में तैयार कर रहे हैं 100 स्कूलों का परमिशन लेकर। हमारे लोग, हमारे इदारे चलाने वाले एक स्कूल का भी अब तक परमिशन नहीं लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तकरीबन 10 साल से ये बातें पूरे मुल्क में बता रहा हूं लोगों को जो इदारे चलाते हैं बड़े बड़े, एक परमिशन लो। कोई साहब मुझे मुलाकात करे, मेरे 100 स्कूल हैं पूरे स्टेट में हमारे। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग स्कूल को आप सैनिक स्कूल बना लो, परमिशन डालकर कोशिश करके। कोई करने को तैयार नहीं हो रहा। कम से कम बेंगलुरु में तो कोई मर्द मैदान है क्या देखना है मुझे, हम सबको देखना है। एक सैनिक स्कूल की बुनियाद डाल दें। यहां बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं, इदारे चलाने वाले लोग हैं, इदारों के जिम्मेदार हजरात हैं। एक सैनिक स्कूल शुरू कराए आप सब मिलकर बेंगलुरु के अंदर। जी हाँ, मौलाना पूछ रहे हैं, मैं पूछ के थक गया हूं, मौलाना की बारी है। कोई है क्या इस वक्त इस मजबूरे में कोई स्कूल की यहाँ पे बेंगलुरु में कोशिश कर सकता है बोल के पूछ रहे हैं। इंशाअल्लाह, चलिए आप उनका नाम लिख लीजिए परस्यू करने के लिए। नेक्स्ट, अब उसका एग्जाम का शेड्यूल है 2020 में बनाया था वो, इसलिए उस वक्त का तारीख डाला हुआ है। ये हर साल होता रहता है। साथ ही हमारे स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, अभी मदरसे में भी स्काउट्स एंड गाइड्स शुरू कर दिया गया है। हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को स्काउट्स एंड गाइड्स, उर्दू स्कूलों में कहीं नहीं है गवर्नमेंट की, आप लोग अडॉप्ट करो, उसके बाद उसमें स्काउट शुरू करो। इसके साथ साथ हमारे स्कूलों में चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे वो कोई भी इदारे के हो, वहां पे ओलंपियाड्स, जब तक बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परमेंट पैदा नहीं होता, एक बच्चे के जो पैदा होता है, हम सब में है, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जहन, उसके ब्रेन के अंदर 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब मैं आपको समझा नहीं सकूंगा कितना बड़ा नंबर है। एक के साथ आप 12 जीरो डाल लीजिए, एक के बाजू में 0 0 0 0 0 12 डालिए, जब वो ट्रिलियन बनता है। 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं एक बच्चे के जहन में, और उस न्यूरॉन के कनेक्टर्स 100 ट्रिलियंस होते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, डाल डाले तो भी नहीं होता। इतने कनेक्शंस, इतने न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए उनको बरखी क्या कहते हैं उसको, लहरें लाने के लिए कितने नॉलेज की जरूरत होती है उसे नहीं मालूम आपको। हम कोई नॉलेज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं देते उसको। स्कूल कुछ नहीं भेजते, ऐसे स्कूलों को भेजते जहाँ तालीम भी नहीं होती। सुपरवाइज करो, बच्चों के दिमागों को बढ़ने दो। हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने बहुत ही एक अजीम कुव्वत रखी हुई है, उभारने की कोशिश करो। और ये ओलंपियाड हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, सब जगह भी हर सब्जेक्ट की ओलंपियाड होनी चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तक। तब उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परमेंट पैदा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे लोग कॉम्पीट करेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीप सीक के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐप बनाया गया दुनिया का। 1 सेकंड के अंदर आपको जो जवाब चाहिए, जो हिसाब चाहिए, कैलकुलेट करके 1 सेकंड
के अंदर बेहतरीन जवाब दे देगा वो। चैट जीपीटी से भी बढ़कर अब एक और ऐप 2 दिन पहले रिलीज हुआ और आगे और आने वाले हैं। ये है जहन की सलाहियत जो मिलियंस ऑफ ब्रेन्स को जो इस्तेमाल कर सकता है, वो एक मशीन को बना रहा है, एक इंसानी जहन ही बनाया उसको। तो ये जहन को बनाना, ये बच्चे के जहन में वो ताकत अल्लाह ने रखी है, हमें उसको जलाने की, रोशनी देने की, कनेक्ट करने की जरूरत है। तो आप स्कूलों में ये ओलंपियाड्स भी शुरू करो, इंडियन स्कूल डिबेटिंग सोसाइटी को शुरू करो। एक सोसाइटी है इंडियन स्कूल डिबेटिंग सोसाइटी बोल के, ज्वाइन द ASDS बडिंग स्पीकर्स लॉन्च पैड, बच्चों को यहाँ पे बातचीत करने का सिखाओ। स्पोर्ट्स क्लब, देखिए हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है स्पोर्ट्स एंड गेम, मैदान में खेलना। जिम में एक्सरसाइज करने से मजा आ जाती है मगर सेहत नहीं बनती। मैदान में खुली हवा में जो गेम स्पोर्ट्स करेंगे बच्चे, उसमें ही उनको ऑक्सीजन मिलती है और ब्रेन को, जितने हमारे ब्लड में ऑक्सीजन बनता है उसका 20% ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन इस्तेमाल करता है। 40% ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द ब्रेन ओनली। तो ऑक्सीजन की जरूरत कहां पूरी होती है? बच्चा मैदान में भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, हाँपेगा, उसके लंग्स फैलेंगे, लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन, हवा लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ब्लड में जाएगी तो जहन में जाएगी, जहन ताजा होगा। एक नेचुरल प्रोसेस है। हम बच्चे को सिर्फ स्कूल भेजेंगे, किताबें पढ़ेंगे, ट्यूशन को भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। उसका जहन तरक्की नहीं करे, मत करके वो बहिहाट करके कोई कामयाबी हासिल कर ले तो कर ले, मगर वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि उसका जहन नहीं बना। मैदान, हमारे स्कूल के बच्चों को मैदान भी चाहिए, खुली हवा में खेलना चाहिए। मिनिमम 2 घंटे, आज एक RRR की स्कीम चल रही है, रीडिंग राइटिंग रिकॉग्निजेंस बोलकर, यानी पढ़ना लिखना और साथ में खुली हवा में बच्चे जहन में तंदुरुस्ती के साथ, तंदुरुस्ती के लिए, सेहतमंदी के लिए खेलना, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करना, उनके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है। हमारे बच्चों को वो भी मुहैया कराओ। NCC ये भी है हमारे पास। हमारे बच्चे NCC में जाएंगे तो फिर उनके अंदर एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर, एक सिस्टम पैदा होगा। और इसके बाद हमारे बच्चों के लिए एडमिशन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, यहां भी हमारे बच्चों को भेजें। वहां भी बच्चे की उम्र 11.5 साल के बच्चों को वहां लिया जाता है, जिन्हें वहां भी 6 साल, इन्हें 5वें पास बच्चों को लिया जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के हैं, यहां भी हमारे बच्चों को भेज सकते हैं। सैनिक स्कूल मैंने आपको बता दिया। नेशनल डिफेंस अकेडमी, 12वीं पास बच्चे। आज मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे वालिदैन भी, हमारे इदारे भी हमारे बच्चों को खुदकशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को, वालिदैन को आज पूछ लीजिए, इनका बच्चा PU से पढ़ रहा है, 10th पढ़ रहा है, जाकर आप पूछ लीजिए, बच्चे को पूछिए, माँ बाप को पूछ लीजिए। आपको भी मैं पूछूंगा तो वही बोलेगा आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, 12th में है, PU से 2nd ईयर, क्या कर रहा है, नीट कर रहा है। क्या बनना बढ़ाना चाहते हैं आप भी क्या बोलेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर। इस वक्त ना हमें डॉक्टर की जरूरत है ना इंजीनियर की जरूरत है। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत से मैदान हैं, कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत से मैदान हैं। बच्चे खुदकशी कर रहे हैं। मैं एक इदारे में जानता हूं जहां पे 10,000 बच्चे पढ़ते हैं नीट के लिए। कोटा एक मकाम है, आप जानते होंगे, 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं नीट का एग्जाम देने के लिए। अब जो एक कर्नाटका का मैं बात कर रहा हूं, एक इदारा है, 10,000 बच्चे नीट में पढ़ रहे हैं। उसमें पास कितने होते हैं नीट में, मेडिकल में? 100-150। उनके फोटो छप जाती है, इतने बच्चे पास हो गए नीट में, डॉक्टर बन रहे हैं। 9,900 बच्चे जो फेल हो गए, उनकी हालत क्या होगी? वो क्या करेंगे? उसमें से 1000 रिपीट कर लेंगे और एक बार हर साल ट्राई करेंगे बोल के, उसमें भी कामयाब नहीं हुए, ना वो डिग्री करने के काबिल, ना कोई और कोर्स करने के काबिल, खुदकुशी कर लेते हैं बच्चे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोटा में हर साल 50-60 बच्चे
जो टॉप करे हुए स्कूलों के 95, 98, 99% लेके पास हुए हैं, वो कोटा में जाके वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं पीयूसी में, नीट की, इंजीनियरिंग, जेई की। उसमें से हर साल 50-60 बच्चे बच्चियां खुदकशी कर लेती, फिल्म बनी है उसकी, कोटा सुसाइड से बोलकर। बच्चे, नौजवान बच्चे हमारे लाखों रुपए देकर माँ बाप भेजते हैं वहां पे, मजबूर करके। मेरा बेटा 95% ला लिया, 98% लाया 12th में, अब उन्हें नीट कर लेता बोलते। उनको मालूम नहीं है उन्हें कैसे लाया है, कि वो करता क्या नहीं कर सकेगा, वो मजबूरन चला जाता है माँ बाप की ख्वाहिश के ऊपर। वहाँ जाके कोचिंग में वो सेट नहीं हो सकता, कर नहीं सकता, पा नहीं सकता, तो उसी हॉस्टल में वो सुसाइड कर लेता है, फांसी डाल लेता है, जहर खा लेता है। क्यों अपने बच्चों को आप बर्बाद कर रहे हो? नीट का ख्वाब निकालो, आप अपने बच्चों को एनडीए की तैयारी करो। 12वीं पास बच्चा 10+2 किसी भी स्ट्रीम का नेशनल डिफेंस अकेडमी का एंट्रेंस देकर सेलेक्ट हो गया तो मिलिट्री का जनरल बनकर रिटायर होता, टॉप मैन, कमांडर इन चीफ बनकर रिटायर होता। आईएएस आईपीएस झक मारना उसके सामने। 12वीं पास बच्चा डायरेक्ट बन सकता है, उसकी कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक अकेडमी हमारे एक दोस्त चलाते हैं, मौलाना सब जानते हैं, अनीस कुट्टी पुणे में चलाते हैं, डिफेंस अकेडमी की कोचिंग चलाते हैं, वो सैनिक स्कूल के लिए भी चलाते हैं, एनडीए के लिए भी चलाते हैं। उनको बुलाकर वो आपको गाइड करेंगे, यहाँ कोचिंग सेंटर शुरू करो, हमारे बच्चों को एनडीए में डालो। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे ख्याल में हमारे बच्चों को एनडीए में डालना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री में आना चाहिए, एयरफोर्स में, नेवी में। जी में अगर ज्वाइन हो गया तो प्लेसमेंट गारंटी है? प्लेसमेंट नहीं, नौकरी है वो। हमारे पास नौकरी है, गारंटी है, का मतलब क्या? ये वो एनडीए कोर्स करने के बाद वो डायरेक्ट ऑफिसर कैडर में चला जाते हैं, डायरेक्ट एंट्री है, सैलरी शुरू हो जाती है उनको कोचिंग इसमें ही। किसी भी चीज कर सकता है सर, आर्मी नेवी आर्मी 3 में वो जाने के बाद वो एक में तीन में से एक में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बीएससी के लिए भी वहां पे। इसके बाद अब लॉ, हम लोग कंप्लेंट करते हैं, हमारे पास कानून कोर्ट हमारी कोई मदद नहीं करता, कोई हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रही है, इंसाफ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे बच्चों को कितने को हम लोग लॉ में भेज रहे हैं। क्लैट के बारे में कौन जानते हैं? क्लैट एग्जामिनेशन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है। ये जो है बच्चे जो है आपके ये क्लैट एग्जाम करेंगे तो इंडिया के अंदर 23 यूनिवर्सिटी से लॉ की, उसमें एडमिशन मिलता है। उसमें एडमिशन मिल गया तो वो भी एक आईएएस के बराबर, उनको कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों को। बड़े बड़े आईटी कंपनी, बड़े बड़े कंपनीज आकर उनको, कॉर्पोरेट आकर कैंपस में उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा बड़ा पैकेज, लाखों का पैकेज देकर। लॉ करने वालों के लिए भी क्लैट में अगर बच्चा सेलेक्ट हो गया, 12वीं पढ़ रहा है बच्चा आपका, उसे क्लैट के लिए कोचिंग करा के एग्जाम दिलाओ, क्लैट के लिए यूनिवर्सिटी में चला गया तो फिर वो कॉर्पोरेट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी बनेगा, जज भी बनेगा। हमारे बच्चों को पहले तुम इस पर लेकर आओ, आने के बाद ये लोग ऊपर जाएंगे। आज शुरू करेंगे कोशिश, तो हो सकता है कि 10-12 साल के बाद हम जजेस को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लॉयर्स को, जजेस को देख सकेंगे। आज हमारा नंबर पैथेटिक है जुडिशियरी के। नेक्स्ट, अभी सब्जेक्ट है अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स, बिजनेस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ वगैरह वगैरह सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, जर्नलिज्म। दूसरी सबसे बड़ी शिकायत हमारी मीडिया से है। मीडिया हमारा दुश्मन होना ही चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा कोई उसमें रोल नहीं है मीडिया में। हमारे बच्चे हैं ना, हमारे कॉर्पोरेट है, हमारे पास डेवलपमेंट, रियल एस्टेट में, इस पे बिजनेस में सब है। किसी ने आज तक एक मीडिया हाउस कायम नहीं किया। 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, 1 रुपया एक मुसलमान डाले बोले तो 25 करोड़ रुपए जमा हो जाए, 10 करोड़ डाले तो 250 करोड़ जमा हो जाते। कितने करोड़ रुपए भी जमा सकते हैं हम लोग, एक मीडिया बना नहीं पाए हम लोग खर्च करते हैं शादियों में। अभी मैं एक शादी अटेंड करने गया था, मेरे दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने
वो एक फंक्शन 4-5 फंक्शन किया उन्होंने। एक फंक्शन में जो फूलों का अरेंजमेंट था 25 लाख रुपए उन्होंने दिए थे। बहरहाल आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसमें भी कुछ लोग होंगे जो इस तरह की कार्रवाई करे होंगे, तो इसलिए मैं इसको तनकीद करना नहीं चाहता। जर्नलिज्म में हमारे बच्चों को डालो। नेक्स्ट, जर्नलिज्म के अलग अलग कोर्सेस हैं। अब अभी मैं इसके बोले कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कहाँ कॉलेजेस हैं, क्या फीस है, सब है मेरे पास। इस वक्त उसकी जरूरत नहीं, तो मैं मुख्तसर तौर पर बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कैडरिंग जॉब के लिए हमारे पास यूपीएससी में हर साल 5000 पोस्ट के लिए जॉब आती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 70,000 पोस्ट आते हैं। उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ईडी इंस्पेक्टर्स, कस्टम इंस्पेक्टर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स, सीबीआई इंस्पेक्टर्स, आईबी के ऑफिसर्स, तमाम एसएससी करता है। सेंट्रल सीपीएमएफ 60,000 पोस्ट, रेलवे 1,32,000 पोस्ट, बैंक्स 30 पर 2,000, इंश्योरेंस कंपनीज 1,000, टीचर्स 50,000, इंडियन पोस्ट 10,000, केंद्रीय विद्यालय 8,500, नवोदय विद्यालय 2,500, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आर्मी नेवी डिफेंस 50,000, पब्लिक अंडरटेकिंग 50,000, अदर डिपार्टमेंट 20,000। 5 लाख जॉब्स हर साल गारंटी। अभी बढ़ गए हैं, ये नंबर बढ़ गया है। ये मैं 5-10 साल पहले की डाटा है ये, अभी इसका नंबर बहुत बढ़ गया है। इतने जॉब्स है करने वालों के लिए हमारे पास। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन जो होते हैं, एक यूपीएससी का होता है, केपीएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग, ये रेलवे का अलग एग्जाम है। ये तमाम एग्जाम की तैयारी करना है। मैंने आपसे 25 बताया है, बहुत है, उससे ज्यादा है। एंट्री ऑफिसर्स लेवल पे एंट्री जो जॉब की है वो आर्मी, इंडियन आर्मी की अलग अलग, 10+2 का अलग है, ग्रेजुएट का अलग है, टेक्निकल का अलग है, मेडिकल का अलग है। नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। इसके बाद एयरफोर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नेवी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड। आज इसका भी अनाउंसमेंट आया आज, इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैरीन। हमें मैरीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। समंदर, दुनिया में जमीन 20% है तो 80% समंदर है, और पूरी सफर, तिजारत वगैरह तमाम चीज पानी में ही है। और इसके अंदर जो जॉब है और जो इनकी सैलरी है, मिनिमम एक क्लीन करने वाले की भी शिप में 1 लाख रुपए सैलरी होती है। मेड सर्वेंट बोलकर घर में काम करने वाले को कितना देते हैं? 3,000-4,000 देते हैं। वहां पे 1 लाख रुपए मिनिमम, पूरी सहूलतों के साथ। वो कौन सी, मैं मिलिट्री नेवी की बात नहीं कर रहा हूं, कमर्शियल शिप्स की, पैसेंजर शिप्स की, और इतने जॉब्स है उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, अप्रूव्ड कोर्सेस उसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग बोलकर है, बीई है, बीएससी है, हायर एजुकेशन के डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेस है, 4 साल से लेकर 3 महीने तक के कोर्सेस हैं। अभी बहुत है, मैं सिर्फ एक स्लाइड दिखाया, अभी 4-5 स्लाइड्स है उसके। ये भी कोर्सेस हमारे बच्चे कर ले जो पीयूसी है, 10th है, ड्रॉप आउट हो गए हैं, डिग्री नहीं कर सके या पॉलिटेक्निक कर लिए है। ये मैरीन टेक्नोलॉजी में ये आपको कोचिन में, गोवा में, बेलगाम में तक इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे में, गुजरात में, चेन्नई में, जहां जहां, विशाखापट्टनम में जो हार्बर है वहां पे तमाम कॉलेजेस मौजूद हैं। वहां बच्चों को भेजे तो समंदर में जाकर उन्होंने नौकरी करेंगे तो फिर उनकी जिंदगी अलग हो जाएगी, सोच अलग हो जाएगी, माली हालत अलग हो जाएगी, खानदान अलग हो जाएगा। शायद मैं बहुत ज्यादा एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो आगे चले जाओ। अब ये क्लास डॉक्यूमेंट्स, इस वक्त हिंदुस्तान में हमें इस मुल्क में रहने के लिए, कर्नाटक की खुशी बात कर रहा हूं मैं, आधार कार्ड सबके लिए जरूरी है, वोटर आईडी कार्ड जरूरी है, सीनियर सिटीजन है 60 साल से ज्यादा, उनके लिए सीनियर सिटीजन कार्ड, कोई माजूर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, डिसेबल कहते हैं, उसके लिए कार्ड दिया जाता है, यूडीआईडी कार्ड कहते हैं उसे।
वो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट वाले देते हैं बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद, वो कार्ड लेना यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड कहलाया जाता है। इसके बाद गरीबों के लिए बीपीएल कार्ड है, इसमें उनको रेशन भी मिलता है, बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह बेनिफिट भी मिलती है, और हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए का भी उनको मदद मिलती है सालाना फैमिली के लिए। अब दूसरे लोग, इसमें से कितने लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है फैमिलीज की, जरा मुझे हाथ अंदाजा लगाने के लिए हाथ उठा जिनके पास नहीं है बीपीएल कार्ड। ज्यादातर लोगों के पास नहीं है क्योंकि आप लोग उसके मुस्तहक नहीं है, आप वो आबादी के इनकम लिमिट पे नहीं आते। मगर आपको भी गवर्नमेंट 5 लाख का मेडिकल बेनिफिट जैसे बीपीएल कार्ड को है वैसा आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। 5 लाख की फैसिलिटी जो बीपीएल कार्ड वाले लेते हैं वो आपको मिलेगी। शर्त यह है कि आप किसी सोसाइटी के मेंबर बन जाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई क्रेडिट सोसाइटी हो, कंज्यूमर सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, किसके भी एक सोसाइटी के आप मेंबर बने तो बना ले एक मेंबर, भाई एक सोसाइटी तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे मोहल्ले की एक सोसाइटी बना लेकर मेंबर बन जाओ। मेंबर बन गए तो आपको यशस्विनी कार्ड मिलेगा, यशस्विनी हेल्थ कार्ड मिल गया तो आपकी फैमिली को भी सालाना बहाना 5 लाख का सालाना 5 लाख की मदद जो बीपीएल कार्ड वालों को मिलती है वैसी फैसिलिटी आपकी मिलेगी। ये आपके मोहल्ले के हर घर वाले को बनाकर दे सकते, पैसे वाला हो, इनकम टैक्स वाला हो, करोड़पति हो, सबके लिए एक कार्ड बन सकता है। कराएंगे आप अपने अपने मोहल्ले में, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट, नहीं उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर कार्ड बोलकर है, उसका नाम, डिपार्टमेंट का नाम कर्नाटका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, उसे जाओ आप, तुम्हें यशस्विनी हेल्थ कार्ड है, सोसाइटी के मेंबर है तो बस उसे। नेक्स्ट, वो सब बेनिफिट है उसके। नेक्स्ट ये वेलफेयर बोर्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो आदमी किसी भी कंस्ट्रक्शन काम में है, फाउंडेशन से लेकर बिल्डिंग तैयार होने तक, मिट्टी ढोने वाले से लेकर पेंट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लम्बर, कोई भी काम करने वाला बिल्डिंग का, उसके लिए एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड मिल गया तो उसे क्या करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट देना है बस। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है, एक्सीडेंट बेनिफिट, पेंशन मिलती है उसको 60 साल के बाद। लेबर 60 साल का हो गया तो उन्हें काम करेंगे नहीं करेंगे, महीने को 3000 रुपये पेंशन मिलती है। नेक्स्ट देखो, पेंशन 3000 रुपये पर मंथ आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स। किसे पेंशन, ये कंस्ट्रक्शन लेबर को, तुम्हारे घर के में काम करने वाले, मिट्टी ढोने वाले को 60 साल के बाद उन्हें इत्तेफाक से मर गया तो उसकी बीवी को फैमिली पेंशन 1500 रुपये। शौहर मर गया तो बीवी को, बीवी मर गई तो शौहर को। एक्सीडेंट हो गया इत्तेफाक से 2 लाख रुपए। मेडिकल असिस्टेंस, उसे इनपेशेंट रहा तो रोजाना 300 रुपए, 20,000 रुपए तक उसे गवर्नमेंट से फैसिलिटी है। किसे, आपके लेबर को। ताई मगु सहाय हस्तागत, 2 बच्चों को महीने को 500 रुपए पर मंथ, 1 साल तक के लिए, 2 बच्चों की पैदाइश के वास्ते। बच्चा पैदा हुआ तो 2 बच्चों तो 50,000 रुपए एक बच्चे को। नेक्स्ट, मैरिज, 2 लड़कियों की, 2 बच्चों की मैरिज को, एक बच्ची को 60,000 रुपए। अगर उन्हें काम करते वक्त गिर को क्या कि हाथ पैर तोड़ लिया, 2,000 रुपए महीने को पेंशन, मर गया 4,000 रुपए, और इत्तेफाक से और एक 50,000 रुपए खर्चे को 50,000 रुपए उसे एक्सग्रेशिया। असिस्टेंस फॉर मेजर एलिमेंट्स, अगर उन्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ तो उसे 2 लाख रुपए तक उसे मिलता है। ये सब जो मिल रहा है आपके पास, जो घरों में काम करता है लेबर, बिल्डिंग बनाने वाले, उनके पास मिलता है। उनको एक कार्ड बनाकर देने का बहुत आसान तरीका है। मैं पिछले मरतबा भी मीटिंग करके लोगों को समझाया, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के समझाया, तुम्हारे पास काम करने वाले लोगों को करो। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट में हैं, डेवलपर्स हैं मुसलमान, उनके पास काम करने वाले लोगों को, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, पैसा गवर्नमेंट का पास पड़ा हुआ है, हमारा पैसा, आपका पैसा, आप दे रहे टैक्स, आपका पैसा है, ये गरीबों के लिए है। आप कोशिश करो, हरकत करो, इनको मिल जाएगा। मिल गया तो वही काम है, आपको क़यामत दिन काम आएगा।
नेक्स्ट, अब वो बैक, अभी बच्चों को स्कॉलरशिप भी है, ये देखो कमाल उनका, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के 1 क्लास से 5 क्लास तक 1100 रुपये को, 6 से 7 तक देख लो आप, बीएड करने वाले के लिए, मेडिकल के लिए, एलएलबी के लिए, एमई, एमटेक, एमडी, डीएड, पीएचडी, आईआईटी, एएम, सबके लिए स्कॉलरशिप लेबर के लिए है गवर्नमेंट के पास। वो बेचारे को क्या भी मालूम नहीं है, उन्हें मिट्टी ढोने को, पेंट करने को, प्लम्बिंग करने को, टाइल डालने को, इलेक्ट्रिशियन का काम करने को है। तुम्हारे पास ही काम कर रहा है, तुम्हारे घरों में काम कर रहा है, तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम। आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप ये काम सीख कर कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब उसके बाद आखिर में मैं स्ट्रीट वेंडर, हमारे पास मैं सड़कों पे जाते हुए देखता रहता हूँ, आप भी देखते होंगे, हर जगह सड़कों पे लोग हमारे फलियां बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ फुटपाथ पे बेचते रहते हैं। स्ट्रीट वेंडर बस स्टैंडों में हो, गलियों में हो, ये लेकर घूमते रहते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है, इनका सर्वे हुआ है, इनकी एक स्कीम बनी हुई है, उसमें नेक्स्ट इनका नाम रजिस्टर करा दिया। तो स्ट्रीट वेंडर केस में उनको काम करने के वास्ते, उनको बिजनेस करने के वास्ते छोटा मोटा गवर्नमेंट बैंक से डायरेक्ट 10,000 रुपए विदाउट सिक्योरिटी 10,000 रुपए लोन मिलता। 10,000 रुपए वापस कर डाले तो उनको 20,000 मिलता, 20,000 भी वापस कर डाले तो 50,000 रुपए मिलता। एक गरीब आदमी को, फलिया बेचने वाले को, फुटपाथ पे बेचने वाले को, उसे 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। तो उन्हें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा ले सकता, छोटा मोटा कारोबार कर ले सकता, अपनी आमदनी को बढ़ा ले सकता, कुछ भी कर सकता है। नहीं तो उन्हें क्या कर रहा है, मनी लेंडर्स, रोज सुबह को जाना, कर्ज लेना, 1,000 रुपए लेने का रहा तो उन्हें कर्ज देने वाला क्या करता है, उसे 800 रुपए देता, उन्हें शाम को ले जाकर 1,000 रुपए दे को जाना, उन्हें कमाया से 200 रुपए भी उसे दे को जाना। हमें सब रोना रोती है बातों का, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, हमें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी जेब से देने को तुम्हें गवर्नमेंट दे रही है, दिलाओ बस। कितने लोग ये काम कर सकते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स का मौलाना एक है, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरिया में नौजवानों को लेकर काम शुरू करो आप, इंशाल्लाह। बेनिफिट्स बहुत है इसके, मैं तब बहुत वक्त ले लिया हूं, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे मालूम है लोगों का सब्र बहुत कम है हमारे पास, थोड़ी देर होते ही घड़ियां देखना शुरू कर डालते और उसके बाद फिर कुछ काम नहीं होता, सुनने को तैयार नहीं तो काम भी कहां करेंगे। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट, अब इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, छोटे बड़ी चीजें, कोई बड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट, लेबर कार्ड, उसके बाद कोई भी एक काम करने वाला लेबर कार्ड बना सकता है, ई श्रम कार्ड कहते हैं, उसके अंदर भी कुछ बेनिफिट्स हैं, ये सब की जो है। नेक्स्ट, अभी हम लोग कमीशन से, माइनॉरिटी कमीशन से मैं वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ, उसमें हम हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, कोई भी डिग्री, कोई भी कोर्स के आगे बच्चे हैं हमारे पास, सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको मालूम नहीं जॉब कहाँ मिलता है, क्या होता है, कैसे आता है, किस वक्त आता है, कौन से अखबार में, कौन से पोर्टल में आता है। तो हम लोग माइनॉरिटी कमीशन से एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल इंशाअल्लाह एक 8-10 दिन के अंदर शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे ये तमाम बच्चे अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ग्रेजुएट है, BE है, BA है, BSc है, मेडिकल का है, फार्मेसी का है, कोई भी एक काम, कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा बच्ची, वो हमारे जॉब में आकर में उसका नाम, उसके क्वालिफिकेशन रजिस्टर करा दिया ऑनलाइन आकर, ये तमाम नाम हमारे पास रजिस्टर हो जाते हैं। उनको हम बाइफरकेट कर लेता है सिस्टम, अलग अलग, BE है तो मैकेनिकल का है, सिविल का है, इलेक्ट्रीशियन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, BA है तो साइंस का है, आर्ट्स का है, BCom है, कौन सा अलग अलग कर लेते हैं। जब पूरे मुल्क में जो भी जॉब की नोटिफिकेशन आती है, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिलाकर, हम लोग ऑफिस पे उसको चेक करके वो नोटिफिकेशन हम लोग उनको उनके फोन में पहुंचा देंगे, व्हाट्सएप और ईमेल के साथ। हजारों बच्चे भी क्यों उनको पहुंचाएंगे, बैठिए काम करने के लिए नहीं, हम लोग कर रहे हैं।
ये पोर्टल में नाम लिखाना है भाई, अनएम्प्लॉयड को लिखा दिए तो उनको ये नोटिफिकेशन उनके फ़ोन में आ जाएगा, ईमेल में आ जाएगा। उनको सिर्फ जॉब को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक जॉब कोई सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 500 लड़कों ने अप्लाई किया और हम लोग 500 लड़कों को बुलाकर हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे सब इंस्पेक्टर बनने की, एग्जाम देने की। कांस्टेबल देंगे, यूपीएससी का है, केपीएससी का है, कोई भी एग्जाम है, रेलवे का है, उसकी ट्रेनिंग इंटरव्यू कैसे देना है, क्या टेस्ट होगा, उसकी हम 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग का भी सिस्टम हम इंतजाम करेंगे और उनको घर तक पहुंचे, उनके फोन में पहुंचा देंगे। उसे भी तकलीफ ना हो तलाश करने की जॉब कहां पर है बनकर, हर एक जॉब के बारे में उनको इतला देंगे। ये एम्प्लॉयमेंट हम पोर्टल शुरू कर रहे हैं और साथ ही कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन दूसरे इदारों के साथ मिलकर जॉब फेयर्स ओपन कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नौजवानों के लिए। पहला जॉब फेयर 15 तारीख को इस महीने में शुरू होगा खुबसूरत सालिदा के मैदान में। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग वहाँ पे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जॉब फेयर अरेंज कर रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिलकर भी करेंगे। तीसरा जो काम कमीशन से करने जा रहे हैं हम लोग, एक मीडिया सेंटर, यूट्यूब चैनल माइनॉरिटी कमीशन का, पूरे जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो हम लोग उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर 5 मिनट के, 10 मिनट के, जो भी नौकरियां के बारे में हो, स्कीम्स के बारे में, जो सब बताया हमने तमाम के बारे में हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालेंगे ताकि आप अपने फोन में ये तमाम चीज़ें देख सकेंगे। और उसी को हम एक डिजिटल न्यूज़पेपर पे बनाकर वो भी आप प्रिंट आउट लेके कर सकते हैं। अब साथ ही मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है कि क्या आप अपने मसाजिद में एक डिजिटल स्क्रीन डाल सकते हैं? एक डिजिटल स्क्रीन, एक टीवी का स्क्रीन जैसा आता है डिजिटल स्क्रीन बोर्ड लगाने का, ताकि वहां पे पूरी चीजें हमारे ऑफिस से कनेक्ट करके जो जो स्कीम आ रही है वो आपको डायरेक्ट आपके मस्जिद के बोर्ड पर आ जाएगी। लोग वहीं आप आने वाले मस्जिद को देख ले, नोट कर ले, चले जाए। अगर आप लोग एक डिजिटल स्क्रीन अपने मस्जिद में डला सकते हैं तो हम आगे चल के अभी बताएंगे हम लोग आपको, हम आपका काम पूरा हो जाने के बाद मीडिया का उसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप इंटरनेट के जरिए वो ऑन कर लिए तो पूरी जो स्कीम हमें रिले करेंगे वो आपके पास आती जाएगी, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और साथ ही कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन कम्युनल हार्मनी को फरोग देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कई प्रोग्राम गैर मुस्लिमों के साथ काम करने में जा रहा है। उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर आपसे मेरी दरख्वास्त है, एक्शनेबल पॉइंट्स पे आएगा वो, हम लोग लिटरेचर, आर्ट, कल्चर के थ्रू कम्युनल हार्मनी स्टेट में कैसे फैलाना, उसके लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। उसके उसमें आपकी ताउन की ज़रूरत है, आपके उसमें पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। अभी मैं एक्शनेबल पॉइंट्स, इतना सब देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, करना चाहिए। एक है आइडेंटिफाइंग एंड ड्राफ्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स। मैं यहाँ पे कुछ स्कूलों की लिस्ट, गवर्नमेंट स्कूल्स के बेंगलुरु के अंदर कितने स्कूल हैं, जफारी साहब हमारे लिस्ट लाकर रखे हैं, 10-20 कापियाँ हैं। 10-20 जिम्मेदार हजरात जो स्कूल को अपने अपने मोहल्ले की स्कूल लेने के लिए अगर तैयार हैं तो यहाँ एक नूर वो लाकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा दो। मस्जिद वालों को दो, एक फेडरेशन या मस्जिद वालों को एक स्कूल आप सेलेक्ट कर लो अपने मोहल्ले की, जिसे आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसे जाकर देखो, देखने के बाद आप बताओ कि हम ये स्कूल, 2-3 स्कूल से एक स्कूल इधर आप फेडरेशन वालों में डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए कोई तो भी होके बाद। ओके, तो एक स्कूल आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद मसाजिद में गैर मुस्लिमों को बुलाकर हर 3 महीने में एक प्रोग्राम करना। हर 3 महीने में अपने मोहल्ले के गैर मुस्लिमों को बुलाकर खाना खिलाना। ये कितने, या जरा आप हाथ उठा दीजिए, मस्जिद वाले, फेडरेशन वाले, कौन कौन बेंगलुरु के अंदर करेंगे? माशाल्लाह आप करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग करना चाहते हैं। ये अब जाते ही फर्स्ट प्रोग्राम आप कब करके कौन कौन करेगा उसकी तारीखें तय करके कोई जिम्मेदारी ले लें, या नहीं तो हमें कमीशन को इत्तला कर दें, क्योंकि हमारा काम भी कम्युनल हार्मनी का है। आप मसाजिद में चर्च वालों को बुलाइए, मंदिर वालों को बुलाइए, गुरुद्वारे वालों को बुलाइए, अपने मोहल्ले में है कौन कौन, सबको बुलाइए,
और बुलाकर आप सब मिलकर मसाजिद वाले एक लिस्ट दीजिए, कौन कौन करने को तैयार है, किस तारीख को किस महीने में करना चाहते हैं, वो ये बात नहीं हो जाए। तबरे सर बेटा आप जिम्मेदारी ले लीजिए। हेलो, नेक्स्ट है, अभी बहुत से लोग किसान अगर प्रोटेस्ट करते हैं अपने हकूक के लिए, एम्प्लॉय अलग करते हैं, दलित अलग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं किसी न किसी राइट के लिए, मुसलमान कभी उनका साथ नहीं देते। हमें भी उनके साथ जाकर खड़े होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? वो हमारा भी हक है, वो उन हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, उनके लिए भी लड़ रहे हैं, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। हमारा वहां साथ रहना जरूरी है कि नहीं है? बताइए मुझे। है तो हम में से कम ऐसे 200 लोग होने चाहिए जो उसमें से 100 लोग तो जाकर उसमें 200 के 200 भी जाकर उनके प्रोग्रामों में शरीक होना चाहिए। विजिबल पार्टिसिपेशन, मुसलमान भी हमारा साथ दे रहे हैं बोल के लोगों को बताओ। विजिबल पार्टिसिपेशन होना मुसलमान। तो मैं चाहता हूं कि 200, 400, 500 हिंदुस्तान बेंगलुरु के मुसलमानों की लिस्ट बन जाए, जो भी प्रोग्राम होते हैं प्रोटेस्ट के या जो भी है हुकूमत के से मनवाने के, उसमें हमें जाकर शरीक होना है, उनके प्रोग्रामों में, उनके प्रोटेस्ट में, उनके बड़े बड़े फंक्शंस में जाकर शरीक होना है। मैं जाता हूँ वहां पर, मुझे बुलाते हैं, वहां जाता हूँ, मैं चारों तरफ देखता हूँ, कोई मुसलमान दिखाई नहीं देते। कुछ गिने चुने लोग हैं हमारे दोस्त जो हमेशा हर जगह दिखाई देते हैं, बस 4-5। तो लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया है कि मुसलमान हमारा कभी साथ नहीं देंगे, ये अलग ही कौम है, इनको मुल्क से, कौम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप लोग इसमें शरीक होना पसंद करेंगे? तो दिल से बताइए, करेंगे? तो आप अपना नाम भी लिखाइए, जहां जहां प्रोग्राम होंगे वहां पे लोगों के साथ जुड़िए। अखबार में आता रहता है, टीवी में आता रहता है, व्हाट्सएप में आता रहता है। देखो कोई साहब जिम्मेदारी लेके सबको भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर भेज सकते हैं। तो इस काम के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप, कम्युनल हार्मनी ग्रुप बनकर बनाइए, ताकि 200, 300, 500 लोग हो जो ऐसे कामों में शरीक होते रहे बार बार। 4th पॉइंट, SC, ST, OBC के कई ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। ये लोग जो इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं, जिसे हम लोग एक खास तबका है, एक खास जात है, मैं उसके नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, वो लोग इन सब पर जुल्म कर रहे हैं। इनके खिलाफ, वो हमारे भी कामन दुश्मन है, हमारे खिलाफ भी हैं, उनके खिलाफ भी हैं। ये लोग उनके खिलाफ कूट खड़े हुए हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें मुसलमान बिल्कुल नहीं है। 3-4 ग्रुप ऑलरेडी बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग काम कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक ग्रुप है काम कर रहा है, इंटेलेक्चुअल्स लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। कई अलग अलग ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इनके साथ जुड़िए, इनके प्रोग्रामों में जाइए, शरीक हो जाइए, तो उनकी ताकत भी बनेगी और हमारा काम भी बनेगा। और आखिर में मैंने कहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए कि 200, 300, 400, 500 का, जो ऐसे कामों में शरीक हो सके। मैं अभी एक एक्शनेबल का पॉइंट्स के लिए जो स्कूल की जिम्मेदारी ले और इस तरह के मसाजिद में कम्युनल हार्मनी का प्रोग्राम करें, मैं मौलाना आसिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस काम को, इस बात को ख़त्म करके इख्तिताम करें। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।